जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट की। देखिए, जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बल्कि इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो आर्टिकल 112 से लेके 117 जो है वो बजट के बारे में है। तो देखिए, इस बार जो बजट का साइज़ रहा वो रहा 48.21 लाख करोड़। और ये बजट जो है वो मेन 4 थीम पे फोकस करता है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है स्किलिंग, तीसरा जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर, और चौथा मिडिल क्लास पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पिलर से, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो देखिए, इसमें कहा गया कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर रिसर्च लाया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ हम कुछ ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करेंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है वो आने वाले टाइम में लाई जाएगी, जिसके तहत जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो ऑयल वगैरह है वो हम ज़्यादातर जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से करते हैं। तो अब कहा गया है कि हम जो है आत्मनिर्भर बनेंगे, और जो ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड्स, ग्राउंडनट्स, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर है वो कोशिश हम करेंगे कि हमको ज़्यादा इंपोर्ट अदर कंट्रीज से ना करना पड़े। और इसमें ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अब हमें ज़रूरत है कि हम नई नई वेराइटीज़ के जो क्रॉप्स हैं वो उगाएं। और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हुए कहा गया कि जो नई वैरायटीज़ के सीड्स हैं, यानी 109 हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगे, तो ऐसे सीड्स को जो है रिलीज़ किया जाएगा ताकि जो फार्मर्स है वो उसको कल्टीवेशन में ला सकें। इसके अलावा जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है और जो सप्लाई चेन है इसको इम्प्रूव करने की, प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग के तहत कहा गया कि लगभग 1 करोड़ जो फार्मर्स होंगे उनको कहा जाएगा कि अब आप नेचुरल फार्मिंग जो है वो इनिशिएट करिए, स्टार्ट करिए। और जो लोग नेचुरल फार्मिंग इनिशिएट करते हैं उनको सरकार अगले 2 साल तक जो है ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की बात की गई है, यानी जो फिशरमैन हैं उनकी हेल्प की जाएगी ताकि वो जो एक्सपोर्ट है वो अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकें। इसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, यानी जो लैंड वगैरह है उसको डिजिटाइज किया जाएगा। और लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट का डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जन समर्थ बेस्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इशू किए जाएंगे। तो अगले 3 साल में ये सारे काम जो हैं वो सरकार के द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात किया गया है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के बारे में। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के अंदर में टोटल 5 पीएम पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए गए हैं। तो पहली स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। तो ये स्कीम उनके लिए है जो पहली बार जॉब लेंगे। तो अगर किसी को नई जॉब मिलती है तो सरकार जो है 15,000 रुपये तक उसको देगी, और ये पैसे जो हैं लगभग 3 इंस्टॉलमेंट में उसको दिए जाएंगे। और इसकी वजह से लगभग 210 लाख यूथ का जो है फ़ायदा होगा। और जो दूसरी स्कीम है उसके तहत कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट कर सकें। इसके लिए सरकार ने कहा है कि ईपीएफओ के अंडर में जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें पहले 4 साल में जो सरकार है वो भी कंट्रीब्यूशन करेगी। और इसकी वजह से लगभग 30 लाख यूथ को फ़ायदा होगा। और तीसरे सपोर्ट की जो बात की गई है वो एम्प्लॉयज़ के लिए की गई है, यानी अगर किसी के पास कोई फैक्ट्री है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो यानी जो एम्प्लॉयर है जो लोगों को नौकरी दे रहा है, वो तीसरी स्कीम जो है वो उनके लिए है। तो इसके तहत सरकार के द्वारा लगभग 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे 2 साल तक के लिए। और कहा जा रहा है जिसकी वजह से 50 लाख जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो इसके बाद जो चौथी स्कीम है वो है स्किलिंग प्रोग्राम के बारे में। इसके तहत कहा गया है कि लगभग 20 लाख यूथ जो होंगे उनको 5 साल के अंदर जो है स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा 1000 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें जो कोर्स कंटेंट होगा, जो डिज़ाइन होगा, वो सारा इंडस्ट्री के नीड के बेसिस पे किया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन पर भी काफ़ी फोकस किया गया है, और कहा गया है कि महिलाओं के लिए हॉस्टल्स वगैरह जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 7.5 लाख तक का जो लोन है वो गारंटी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से लगभग 25,000 बच्चों की मदद होगी हर साल। यानी एजुकेशन के क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख रुपए लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको 10 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाएगा। और ये लोन सिर्फ इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पढ़ने के लिए ये 10 लाख का लोन जो है दिया जाएगा, न कि बाहर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। और डायरेक्ट ई वाउचर्स दिए जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा इन लोन्स पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, यानी कि लोन्स का रेट जो 7% है उसका 3% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की। तो देखिए, इसके तहत सरकार के द्वारा पूर्वोदय प्लान जो है वो लाया गया है, यानी विकास भी और विरासत भी। इसके तहत कहा गया कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी को हेल्प किया जाएगा अंडर पूर्वोदय प्लान। इसके अलावा कहा गया कि अमृतसर से कोलकाता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो सेटअप किया जाएगा।
और गया में एक इंडस्ट्रियल नोड जो है वो डेवलप किया जाएगा। और सरकार के द्वारा 3 लाख करोड़ जो हैं वो डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो बेनिफिट करेगा वुमेंस को और गर्ल्स को। इसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात की गई और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अंतर्गत 63,000 विलेजेस को फ़ायदा होगा और लगभग 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपल हैं उनको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके लगभग 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और कहा गया है कि जो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके तहत एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 15,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे आंध्र प्रदेश को, ताकि जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जा सके, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है नेशन में वो इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है वो कुछ पैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करेगा, जैसे वाटर, पावर, रेलवे और रोड्स पे। और आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बारे में। तो इसके तहत जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको बेनिफिट देने की बात कही गई है और कहा गया है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो एमएसएमई के लाई जाएगी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है वो किया गया है मुद्रा लोन के बारे में। तो पहले ये लोन जो था मुद्रा लोन के तहत केवल 10 लाख तक का लोन मिलता था अंडर तरुण कैटेगरी, और इसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 20 लाख। तो अगर किसी ने पहले 10 लाख रुपए मुद्रा योजना के अंतर्गत लिया था और उनके द्वारा वो पेमेंट जो है कंप्लीट कर दिया गया है, लोन चुका दिया गया है, तो अब वो चाहें तो 20 लाख तक का जो लोन है वो मुद्रा योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको स्ट्रेस के टाइम पे एक क्रेडिट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो पीएम पैकेज का 5वां स्कीम है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो टॉप 500 कंपनी है इंडिया की, उसमें लगभग 1 करोड़ जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको एक तरह का जो इंटर्नशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इन टॉप 500 कंपनियों के द्वारा जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए सरकार जो है वो 5,000 रुपये हर महीने देगी और इसके साथ साथ एक वन टाइम का 6,000 रुपये का असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये पीएम पैकेज का 5वां स्कीम था। इसके अलावा कहा गया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो ओपन किए जाएंगे और जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए हाउसिंग और डॉर्मेटरी टाइप का जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात की गई है और क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाएगी या रिसाइकिल करने की कोशिश जो है वो किया जाएगा और उसके साथ ओवरसीज़ एक्विजिशन जो है वो गवर्नमेंट करेगी। और हमारे कंट्री में जो ट्राइब्यूनल और एपेलेट ट्राइब्यूनल वर्क कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन है वो स्पीडअप हो सके, तेज जो उनका काम है वो हो सके। इसके अलावा कुछ एडिशनल ट्राइब्यूनल्स भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट बात किया गया है अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके तहत कहा गया कि स्टैम्प ड्यूटी के अंडर में जो महिलाएं होंगी उनको छूट दिया जाएगा और स्टैम्प ड्यूटी जो है उसमें कमी की गई है। उसके बाद स्ट्रीट मार्केट्स को प्रमोट करते हुए कहा गया कि सिटीज़ के अंडर में लगभग 100 वीकली हार्ट्स जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और कहा गया कि ऐसी सिटीज़ जिनकी आबादी 30 लाख से ऊपर है उनको जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स के तहत लाया जाएगा और उन सिटीज़ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट की बात कही गई और कहा गया कि जो वाटर सप्लाई है उसको प्रमोट किया जाएगा, सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जाएंगे और लगभग 100 लार्ज सिटीज़ को, 100 बड़ी बड़ी सिटीज़ को जो है इस वाटर मैनेजमेंट के अंडर में जो है लाया जाएगा। नेक्स्ट बात किया गया हाउसिंग नीड्स के बारे में और इसमें कहा गया कि जो पीएम आवास अर्बन योजना है 2.0, इसके तहत लगभग 1 करोड़ अर्बन पीपल्स को, यानी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको जो है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो सरकार लगभग 1 करोड़ लोग को जो शहर में रह रहे हैं, जो कि गरीब हैं, उनके लिए 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगी और उनको जो घर प्रोवाइड करेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट बात किया गया है एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें कहा गया कि जो बड़े बड़े पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाते थे उसकी जगह जो गवर्नमेंट है वो अब भारत स्मॉल रिएक्टर्स का यूज़ करेगी और ये सारे काम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के किए जाएंगे। तो सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिल के छोटे छोटे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो लगाएगी और कहा गया कि जो एनटीपीसी है और भेल है इसके बीच में एक पार्टनरशिप होगा और जिसके तहत लगभग 800 मेगावाट का एक कॉमर्शियल जो प्लांट है वो लगाया जाएगा और सरकार जो है वो पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लेके आएगी, जिसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि क्लीनर एनर्जी का यूज़ कर रही हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात की गई और इसमें कहा गया कि लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जो सोलर पैनल्स हैं उनके छत के ऊपर जो है वो लगाया जाएगा, जिसकी वजह से हर महीने 300 यूनिट तक की जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो पाएगी। और इसमें अभी तक 1.28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और लगभग 14 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो अभी तक रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और इसके तहत कहा गया कि इंडिया जो है वो अपने जीडीपी का 3.4% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपीस जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमारी जीडीपी का 3.4% है। और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को लगभग 1.5 लाख करोड़ तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा और ये लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। तो लॉन्ग टर्म मतलब कि लगभग 40 साल के लिए लोन होता है, 50 साल के लिए होता है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद कहा गया कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका चौथा फेज लाया जाएगा, जिसकी वजह से लगभग 25,000 जो रूरल हैबिटेंट्स हैं उनको इसका फायदा होगा। नेक्स्ट जो है इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन की बात कही गई और इसके तहत कहा गया कि जो कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है उसको जो है लगभग 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आसाम, सिक्किम और उत्तराखंड की मदद की जाएगी फ्लड मैनेजमेंट में। इसके अलावा कहा गया कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके रिकंस्ट्रक्शन में और रिहैबिलिटेशन में जो है हेल्प किया जाएगा। इसके बाद टूरिज्म के अंतर्गत कहा गया कि जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बना था उसी के तर्ज पे विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण जो है बिहार में किया जाएगा। इसके अलावा राजगीर में एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट का प्रयास जो है वो किया जाएगा, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए जो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद नालंदा को डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए जो है डिफरेंट प्रयास जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा के बारे में कहा गया कि उड़ीसा की ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इसको डेवलप करने के लिए और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट्स हैं इनको और डेवलप करने के लिए एक सहायता राशि जो है वो उड़ीसा को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उड़ीसा जो है एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में डेवलप हो सके। नेक्स्ट इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। तो इसमें कहा गया कि सरकार के द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें जो बेसिक रिसर्च या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो किया जाएगा और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे और स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ का जो वेंचर कैपिटल फंड है वो सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया गया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लैंड्स हैं उसमें बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, यानी कि जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे ही लैंड का भी एक भू आधार कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, यानी इट विल बी अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा सर्वे जो है लैंड का वो फिर से कंडक्ट किया जाएगा और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा। इसके बाद जो है टैक्स प्रपोजल्स की बात की गई और कहा गया कि जो टैक्सेस हैं उसको गवर्नमेंट आने वाले टाइम में और सिंप्लीफाई करेगी, जैसे कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, इसको सरकार हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में रिव्यू करे, यानी इसको चेंज भी किया जा सकता है और जो चैरिटीज़ और टीडीएस हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा लिटिगेशन और अपील की बात कही गई और कहा गया कि जो टैक्स बेस है उसको और डीपन किया जाएगा और इसके बाद कस्टम ड्यूटी में जो है कुछ चेंजेस जो है वो अनाउंस किए गए और कहा गया कि जो कस्टम ड्यूटी है 3 कैंसर मेडिसिन्स की, इसको जो है फुली एग्जम्प्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है और इसकी वजह से जो मेडिसिन्स हैं वो एफोर्डेबल बनेंगी। और मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल चार्जर या मोबाइल का जो पीसीबी होता है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी उसको घटा के 15% कर दिया गया है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको घटा के 6% कर दिया गया है और प्लैटिनम पे घटा के इसको 6.4% कर दिया गया है और जो फिश फीड था उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको घटा के 5% कर दिया गया है और सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स पे जो ड्यूटी लगती थी उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इसको फुली एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के बारे में। तो इसमें कहा गया कि जो शॉर्ट टर्म गेन है फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर के उसका जो टैक्स रेट है वो 20% रहेगा, वहीं जो लॉन्ग टर्म गेन है वो 12.5% रहेगा। यानी सपोज करिए आप किसी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1 साल से कम टाइम के लिए और 1 साल के अंदर में आपने जितना इंटरेस्ट जो है उससे कमाया, जितना पैसा उस कंपनी पे इन्वेस्ट करके कमाया वो आ जाएगा आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो क्या होता है कि अगर आपने उस कंपनी का शेयर 1 साल से अधिक रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो ये जो है पहले 10% था लेकिन इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया, जिसकी वजह से आज के मार्केट में आपने जो है जो क्रैश देखा वो आज के मार्केट में जो क्रैश हुआ वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ 10% था, अब ये बढ़ के हो गया है 12.5%।
और कहा गया कि अगर आप एक साल में 1.25 लाख तक जो है इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उस पर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। और पहले ये लिमिट जो थी वो 1 लाख थी, तो इसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया। इसके अलावा जो एंजल टैक्स लगता था उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी जो इन्वेस्टर्स होते थे जब वो पैसा इन्वेस्ट करते थे किसी कंपनी में तो उसका 30% जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज एंजल टैक्स। तो उस टैक्स को बिल्कुल जो है एबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सेफ हार्बर रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं फॉरेन माइनिंग कंपनीज़ को जो कि रॉ डायमंड में सेलिंग करते हैं। और जो कॉर्पोरेट टैक्स था फॉरेन कंपनीज़ पे उसको घटा के 40% से 35% कर दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं जो नया टैक्स रिजीम है उसको। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख तक है तो 5% का टैक्स लगेगा। 7 से 10 है तो 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख है तो 15% का टैक्स हो गया। और 12 से 15 पे हो गया 20% का टैक्स। और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स हो गया। और इसमें कहा गया कि लगभग 17,500 का जो टैक्स सेविंग है वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सैलरीड एम्प्लॉय थे इनके डिडक्शन को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है 50,000 से 75,000। और जो पेंशनर्स थे जिनको फैमिली पेंशन मिलता था उनका जो डिडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 15,000 से 25,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सरकार 100 रुपये अर्न करती है तो वो कहाँ से आता है। तो देखिए इस 100 रुपये में सबसे ज़्यादा जो आता है वो बोरोइंग से आता है 27%, यानी 27 रुपये बोरोइंग से आता है। 19 रुपये इनकम टैक्स से आता है। 5 रुपये जो हो एक्साइज ड्यूटी से आता है। और जीएसटी से आता है 18 रुपये। और कॉर्पोरेशन यानी जो कंपनीज पर टैक्स लगाया जाता है उससे 17 रुपये आता है। कस्टम से आता है 4 रुपये। और जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स है इससे आता है 1 रुपये। और नॉन टैक्स रिसीट से आता है 9 रुपये। अब बात करते हैं कि सरकार उस 100 रुपये में से खर्च सबसे ज़्यादा कहाँ करती है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी लगभग 100 में से 19 रुपये जो है वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। इसके अलावा पेंशन देने में जाता है 4 रुपये। अदर एक्सपेंडिचर में 9 रुपये है। जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके लिए 8 रुपये जाता है। और फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स में जाता है 9 रुपये। इसके अलावा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें जाता है 16 रुपये। सब्सिडीज़ में जाता है 6 रुपये। और डिफेंस में जाता है 8 रुपये। वहीं जो स्टेट का शेयर होता है टैक्स और ड्यूटीज़ का उसमें लगभग 21 रुपीज़ जाता है। तो अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो देखिए डिफेंस के लिए 4,54,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 1,51,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। होम अफेयर्स के लिए 1,50,000 करोड़। एजुकेशन के लिए 1,25,000 करोड़। IT और टेलीकॉम के लिए 1,16,000 करोड़। और जो हेल्थ है उसके लिए 89,000 करोड़। एनर्जी के लिए 68,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। बात करते हैं किन स्कीम्स में कितना पैसा एलोकेट किया गया है। तो देखिए मनरेगा में इस साल जो है 86,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। वहीं 2023-24 में ये 60,000 करोड़ था। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस साल जो है 1,200 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। और 2023 और 24 में ये 840 करोड़ था। वहीं जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए 2,228 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। और जो फार्मा इंडस्ट्री है इसके लिए 2,143 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग है उसके डेवलपमेंट के लिए लगभग 6,903 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। वहीं जो सोलर पावर ग्रिड है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। और LPG के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा आइडिया स्कीम के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 3,849 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था बजट का। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।